हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में पीटी के सिलेबस में जो एक टॉपिक दिया हुआ है बैंकिंग, उसे कंप्लीट कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, एसएलआर वगैरह क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। पीटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरा प्रोसेस, पूरी डिटेल उसमें बताई गई है, उसको देख के आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले भारत में पहला बैंक कौन सा बना था बैंकिंग सिस्टम की जिससे शुरुआत हुई, तो पहला बैंक बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में 1770 में बना था। और ये जो बैंक बना था ये पूरी तरह से यूरोपीय प्रबंधन में बना था, मतलब ये कोई भारतीय बैंक नहीं था। और इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ज़्यादा टाइम तक ये टिक भी नहीं पाया था ये बैंक, कुछ ही दिन बाद ये बंद हो गया था 1770 में, लेकिन ये बना था पहला बैंक। ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है यहाँ पे 1786 में 1786 में एक और बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। अब जनरल बैंक ऑफ इंडिया के बाद कई सारे ऐसे बैंक बने जो कंपनी ने स्थापित किए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए कई सारे बैंक। लेकिन जो पहला एक इम्पॉर्टेंट बैंक है वो है प्रेसिडेंसी बैंक। अब यहाँ पे प्रेसिडेंसी बैंक तीन तरह के थे, तीन प्रेसिडेंसी बैंक बने। पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक था वो था बैंक ऑफ बंगाल, जो कि बना था 1806 में। दूसरा बना था 1840 में, जो कि था बैंक ऑफ बॉम्बे। पहला वाला 1806, दूसरा 1840। तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक बना था बैंक ऑफ मद्रास, जो कि बना था 1843 में, 1843 में। अभी जो तीनों बैंक है इसका ईयर मैचिंग वगैरह में आ सकता है, जैसे बैंक ऑफ बंगाल 1806, उसके बाद बॉम्बे वाला 1840, मद्रास वाला 1843। तीन ही प्रमुख प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे। और कुछ समय के बाद यहाँ पे 1921 में, काफ़ी समय हो गया यहाँ पे, 1921 में आके ये जो तीनों बैंक है इनको मर्ज कर दिया गया और इसको एक बैंक बना दिया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर पूछा जाए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, तो 1921 में, 1921 में। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अब राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ, तो 1955 में। 1955 में 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, जो गवर्नमेंट बैंक के सेक्टर में नंबर 1 पे बना हुआ है, एसबीआई। तो ये एसबीआई, पहले क्या नाम था इसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम 1955 में चेंज होकर 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ें जो प्रोसेस बताई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर पहला ज्वाइंट बैंक कौन सा था भारत का, तो पहला ज्वाइंट बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक, और ये बना था 1881 में, 1881 में। इसमें भारतीय थोड़ा सा स्वामित्व इसमें भारतीयों का भी था। जो अभी तक बैंक बन रहे थे उसमें पूरा स्वामित्व यूरोपियों का रहता था, कंपनी का रहता था, और इसमें सीमित स्वामित्व दिया गया था भारतीयों को। इसके अलावा पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला बैंक कौन सा था, तो ये था पंजाब नेशनल बैंक। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से भारतीय बैंक जो है, भारतीय प्रबंधन वाला बैंक कौन सा बना, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, 1894 में। पूर्ण भारतीय स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन सा था, अगर वाणिज्यिक बैंक नाम आ जाए कि पूरी तरह से भारतीयों का प्रबंधन भी था उस पर, पूरा स्वामित्व भी था उस पर, तो ये बैंक कौन सा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बना था 1911 में। बहुत बाद में आके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1911 में। नेक्स्ट है यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तरह से हुआ, तो कई प्रोसेस इसके आए, कई चरण में ये हुआ है। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, 19 जुलाई 1969 में ये राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मतलब इसे सरकार का बैंक बना दिया गया था, जो गवर्नमेंट वाला पब्लिक सेक्टर बैंक इसे बोला जाने लगा। 14 ऐसा बैंक बना था जिसे पब्लिक सेक्टर बैंक बोला गया, और जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी उनका ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1969। और इस टाइम पे प्रधानमंत्री हमारी कौन थी, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है अगला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। 15 अप्रैल 1980 को, ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पे ही हुआ था। इस टाइम पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1980 में आके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि टोटल जो थी वो 200 करोड़ या उससे ज़्यादा थी। तो ये दोनों राष्ट्रीयकरण काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ मर्जर हुए थे बैंकों के, हाल ही में कुछ मर्जर हुए थे। पहले चीज़ों को राष्ट्रीयकृत किया जा रहा था, इस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए बहुत सारे मर्जर होके जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, पब्लिक सेक्टर वाले बैंक, उनको मर्ज करके एक किया जा रहा है। तो इस तरह से 3 बैंकों का मर्जर हुआ था, विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इंपॉर्टेंट बैंक है, इसमें 2 और कौन से बैंक समाहित कर दिए गए हैं, तो विजया बैंक और देना बैंक। ये जो मर्जर हुआ था ये 2019 में हुआ था, अप्रैल में।
इसके अलावा उसी टाइम पे 2019 में ही 10 बैंकों को हटा के 4 बैंक में बना दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था आपस में मर्ज करके। तो किसे किसे मर्ज किया गया था ये पूछा जा सकता है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, तीनों को एक में करके एक बैंक बना दिया गया था। इसके अलावा आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक में कर दिया गया था। सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक को एक में कर दिया गया था। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को मिला के एक बैंक बना दिया गया था। तो ये मर्जर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। आगे बात करेंगे, ये सभी मर्जर की डेट भी इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी, तो ईयर दिया जा सकता है। तो 2019 में ये मर्जर हुआ था। अब देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में। तो ये एक मेन टॉपिक है जो हमें सबसे अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये हमारा केंद्रीय बैंक है। भारत की जितनी भी मौद्रिक नीतियां बनती है, चाहे एसएलआर डिसाइड हो, सीआरआर डिसाइड हो या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब डिसाइड कौन करता है? तो सब आरबीआई डिसाइड करता है। इसके अलावा इसको जो आरबीआई बना है ये किस समिति की सिफारिश पर बना था? तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर बना था। और ये जो समिति का गठन हुआ था, इसने कब ये अनुशंसा दी थी कि आरबीआई का गठन होना चाहिए, केंद्रीय बैंक का गठन होना चाहिए? तो ये 1926 में ये हिल्टन यंग कमेटी ने कहा था। आगे बात करेंगे, एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। ये अधिनियम कब आया था? 1934 को, 1934 में एक अधिनियम आया और इसी अधिनियम के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। तो अधिनियम अगर पूछ लिया जाए तो 1934 होगा और स्थापना पूछ ली जाए तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। अब आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया? तो पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था उस टाइम पे इसे ऐसे केंद्रीय बैंक बना दिया गया था। जब आजादी मिल गई उसके बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। तो सभी डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहले जो इसके गवर्नर बने थे 1935 में वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन बने थे आरबीआई के? तो ये थे सीडी देशमुख। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ऑसबॉर्न स्मिथ और सीडी देशमुख। नेक्स्ट है यहाँ पर आरबीआई के कार्य क्या क्या होते हैं? तो नोटों का निर्गमन करना, नोट जारी करना। इसके अलावा सरकार के बैंक के रूप में ये काम करता है आरबीआई जो है। सरकार अपनी प्रतिभूतियों को किसके पास रखवाता है? तो आरबीआई के पास। आरबीआई के थ्रू ही जो प्रतिभूतियां हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, उनकी बिक्री होती है। इसके अलावा बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है आरबीआई, केंद्रीय बैंक होता है ये। साख नियंत्रण या फिर ऋण पर पूरा नियंत्रण रहता है आरबीआई का। जो रेट है कितना होना चाहिए, लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए, जो बाजार है उसमें जो पैसे का फ्लो है वो कितना होना चाहिए, लोगों को ऋण किस दर पे मिलना चाहिए, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? तो सब आरबीआई डिसाइड करता है। अभी जो साख है, साख को कहते हैं इंग्लिश में क्रेडिट। क्रेडिट को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक होती है परिमाणात्मक क्रेडिट, परिमाणात्मक साख जिसे मात्रात्मक भी कहते हैं। दूसरी होती है गुणात्मक या फिर चयनात्मक साख। तो पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी परिमाणात्मक है, कौन सी गुणात्मक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर। जहाँ पर भी परिमाण की बात की जाएगी या फिर मात्रा की बात की जाएगी वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आएंगी, जैसे बैंक दर हो गया, एमएसएफ हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे सीआरआर, एसएलआर, जो नंबर वाली चीज़ें रहती हैं वो इसमें आएंगी, जो परिमाणात्मक होगा उसमें। इसके अलावा एक चीज़ और जो इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि खुले बाजार की क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो परिमाणात्मक के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये सभी चीज़ें हो गई परिमाण वाले में, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसके अलावा एमएसएफ, बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाएं, जिसमें शेयरों की जो शेयर होते हैं, जो शेयर मार्केट वाला जो काम होता है वो सब जो है परिमाणात्मक में आएगा। इसके अलावा आरबीआई का गुणात्मक काम क्या है? गुणात्मक कामों में आएगा न्यूनतम सीमा का निर्धारण। इसके अलावा नैतिक दबाव और सलाह। अगर जो बाजार में महंगाई मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई या फिर जो बैंकों से ऐसा कोई काम करवाना है जो नैतिक दबाव से ही हो सकता है, तो वो सब काम आरबीआई के द्वारा होता है। साख मानदंड का निर्धारण, ये सभी चीज़ें जो है गुणात्मक में आएंगी। ये मतलब मोरल वाली जो चीज़ें हैं, नैतिक बात या फिर कोई मोरल वाली चीज़ें जो हैं वो सब आरबीआई के गुणात्मक वाले सेक्शन में आएंगी। इसमें कोई नंबर की बात नहीं की जाती। आगे बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए सीआरआर क्या होता है। तो सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद आरक्षित अनुपात। अपनी सभी जमाओं, मांग जमा या फिर सावधि जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है, उसी को सीआरआर कहा जाता है। जितने भी बैंक आपने देखे होंगे, सभी बैंकों का कुछ हिस्सा जो आरबीआई निर्धारित करता है कि ये आरबीआई के पास जमा होना चाहिए। आपके पास जितनी जमाएं हैं उसका कुछ % आप आरबीआई के पास रखोगे, वही जो है जो रखा जाता है जितना %, उसी को ही सीआरआर कहा जाता है। ये सीआरआर वर्तमान में कितना है पूछा जा सकता है, तो 4.50% है वर्तमान में सीआरआर। और ये क्यों रखवाया जाता है? जिससे एक चीज़ निर्धारित हो सके कि हमारे पास इतना रिजर्व अभी पैसे का रखा हुआ है, मार्केट में ज़्यादा पैसों का फ्लो ना हो। जब आरबीआई को पैसों का फ्लो रोकना होता है तो इसी रेट को बढ़ा दिया जाता है। मतलब जब सीआरआर बढ़ेगा मतलब तरलता में कमी आएगी। तरलता मतलब लिक्विडिटी, पैसों की लिक्विडिटी में कमी आएगी। आगे बात करेंगे, ये याद रखिएगा कितना वर्तमान में है, तो 4.50। नेक्स्ट है
एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब सांविधिक तरलता अनुपात। इसमें बैंकों की समग्र जमाओ या फिर अनुपात का वह हिस्सा जो सरकारी प्रतिभूति या फिर स्वर्ण या फिर नकदी के रूप में उसको अपने स्वयं के पास रखना होता है बैंक को, उसी को एसएलआर कहा जाता है। आरबीआई निर्धारित करता है कि एसएलआर कितना % होना चाहिए, उतना % बैंकों को अपनी जितनी जमाएं होती हैं उसका उतना % अपने पास, खुद के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। अब वो रिजर्व चाहे तो वो स्वर्ण के रूप में रख सकता है, नकदी के रूप में रख सकता है, या फिर सरकारी बॉन्ड के रूप में रख सकता है। उतना पैसा वो किसी काम में नहीं आएगा, तो इसी को कहते हैं एसएलआर, और वर्तमान में ये है 18%। इसी तरह से जब एसएलआर जब बढ़ता है मतलब तरलता में कमी आएगी। अगर ज़्यादा पैसे को हम ऐसे रख देंगे, जमा करके रख देंगे अपने पास, उसको खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में फ्लो कम हो जाएगा। तो ये इसी का काम करता है, फ्लो को कम करने का। आगे बात करेंगे तो ये एसएलआर वर्तमान में कितना है? 18%। नेक्स्ट है रेपो रेट। अब रेपो रेट यहाँ पे देखना है। रेपो रेट वह दर होती है जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है, लोन देता है। आरबीआई जब अलग अलग बैंकों को अपना लोन देगा तो जो जिस दर पर देता है आरबीआई बैंकों को लोन, उसी को रेपो रेट कहा जाता है। और ये कितने समय के लिए दिया जाता है? तो अल्पकाल का लोन होता है। ये शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट की दर कम करने के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं। अगर रेपो रेट कम रहेगी, मतलब अगर जो आरबीआई कम रेट पे अगर ऋण दे देगा तो मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगर कम रेट पे दे रहा है तो साख जो है कम सृजन होगा, क्रेडिट कम रह जाएगा। अगर कोई चीज़ सस्ते में मिल जाती है तो उसका क्रेडिट कम हो जाता है। तो अगर पैसा जो है आसानी से मिल जाएगा बैंकों को तो क्रेडिट कम हो जाएगी, वो अपने कस्टमर्स को पैसा बांटेंगे और बहुत ज़्यादा जो है मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इस रेपो रेट के माध्यम में आरबीआई जो है कंट्रोल करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी ना फैल जाए, पूरा मार्केट में पैसा भी ना हो जाए और बहुत कम पैसे भी ना रह जाए। तो ये इसको सबको रेपो रेट को नियंत्रण करने का काम आरबीआई का होता है। वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? तो 4.50% है वर्तमान में रेपो रेट, जिस आधार पर इसी दर पर जो है आरबीआई अभी बैंकों को ऋण दे रहा है। अगर यही दर सस्ती हो जाए तो बैंक जो है खूब सारा पैसा आरबीआई से ले लेंगे लोन पे, उसके बाद कस्टमर्स को अपने बांटेंगे और मार्केट में फ्लो बढ़ जाएगा पैसे का। और जब पैसे का फ्लो बढ़ता है मार्केट में तो महंगाई बहुत ज़्यादा आती है, हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमाओं पर ब्याज प्राप्त करता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। सीधे शब्दों में अगर समझे तो जो दर पे जो बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करते हैं, उस दर को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। मतलब आरबीआई जो है बैंकों से पैसा ले रहा है यहाँ पर और उसको कुछ ब्याज देगा बैंकों को उसके बदले। तो आरबीआई यहाँ पे बैंकों से पैसा लेता है जिस दर पे, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आरबीआई को क्यों ज़रूरत पड़ जाती है पैसे लेने की बैंकों से? अगर मार्केट में उसको दिख रहा है कि पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वो पैसे ले लेगा बैंकों से, कहेगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे लोन दो, अपना पैसा यहाँ पर जमा करो। तो इस तरह से आरबीआई पैसों को जिस रेट पे रखता है अपने पास उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और वर्तमान में ये कितना है? तो 3.35%। नेक्स्ट है यहाँ पर बैंक दर क्या होती है? तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। अभी हमने देखा था अल्पकाल वाले ऋण जो रेपो रेट दर पे दिए जाते हैं, यहाँ पे दीर्घकालीन की अगर बात आएगी तो वो बैंक दर पर दिया जाता है। अब ये वर्तमान में इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन ऋण बहुत कम लिए जाते हैं। और ये जो बैंक दर होती है इसका साख सृजन से विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। मतलब बैंक रेट बढ़ेगी तो साख सृजन घटेगा। वर्तमान में बैंक रेट कितनी है? तो 5.65% वर्तमान बैंक रेट है। ये चीज़ याद रखेगा कि इसमें दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है एमएसएफ रेट क्या होती है, जिसे कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर। इसमें जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ये अपनी अति अल्पकालीन, यहाँ पे एक शब्द आएगा अति अल्पकालीन, जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो ऋण लिया जाता है आरबीआई से, जो बैंक ऋण लेते हैं तो जिस रेट पे यहाँ पर ऋण लेंगे यानी लोन लेंगे उसी को एमएसएफ दर कहा जाता है। और ये एमएसएफ रेट इस टाइम पे कितना है? तो 5.15%। 5.15% वर्तमान में जो है एमएसएफ रेट है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे भारत में प्रमुख प्रतिभूति मुद्रण केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो ये पूछ लिया जाता है या फिर मैचिंग में आ जाता है या फिर कौन सा युग में इसमें से गलत है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है? ये नासिक में, महाराष्ट्र में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? हैदराबाद में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक में। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है? देवास, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर मिल, ये काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा टकसाल जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पे इंडिया में? तो मुंबई में है, कोलकाता में, हैदराबाद में, और सबसे लेटेस्ट जो बना है वो है नोएडा में। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा जो मेन सिटीज़ हैं वहीं पे ये है, स्थित है टकसाल। नेक्स्ट है यहाँ पर
भारत में जो दार्शनिक प्रणाली आई थी मुद्रा की, कब आई थी? 1957 में। उस टाइम पे इसे नया पैसा कहा जाता था। जो रुपए पैसे आए, जो रुपए वाला कॉन्सेप्ट आया है जिसमें कहा जाता है कि 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं, उस तरह की जो प्रणाली आई थी वो 1957 पे आई थी। उस टाइम पे इसे नया पैसा कहा गया। अब इसे पैसा कब से कहा जाने लगा? तो 1964 से 1964 से इसे पैसा कहा जाने लगा। तो ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सभी टेस्ट सीरीज़ के साथ, एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ के साथ जितने भी शॉर्ट नोट वगैरह हैं वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने पुराने टेस्ट हो चुके हैं या फिर जितने नए नोट्स या टेस्ट हैं वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा पीईटी का पेड ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरी डिटेल, पूरा प्रोसेस बताया गया है। उसको देख के आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।